अद्य मङ्गलवासरः अथवा सोमवासरः आषाढ शुद्ध आषाढ कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 4 जुलै 2023 चरक चिकित्सास्थान अध्याय 3 ज्वरचिकित्सित शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रायश संधिपातेन दृष्ट पंचविधो ज्वर संधिपाते तो यो भूयान सदोष परिकीर्तता। तो ये जो ज्वर है 5 प्रकार का वो प्रायः संधिपात से दिखाई देता है और जो ज्यादा मात्रा में है दोष वो बताया जाता है कि इस दोष से उत्पन्न हुआ है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये ज्वर सांधिपातिक तीनों दोषों से बनता है। किसी एक दोष का आधिक्य हो जाए तो उसके जरिए उसके बारे में बताया जाता है। ऋत्वहोरात्र दोषाणां मनसश्च बलाबलात् कालमर्थवशाच्च वज्रस्तंतं प्रपद्यते। तो ऋतु अहोरात्र दोष और मन का बलत्व अबलवत्व काल और अर्थ इनके जरिए ज्वर उन उन भावों में पहुंचता है या उस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। अन्य संतत सतत अन्य दुष्क तृतीय वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो आगे रस में अगर स्थित दोष है तो क्या होता है ये एक अलग बताया है इस प्रकार से। येषाञ्च ज्वराणां ऋत्वादि हेत्वन्तर लाभात् अन्यथा भावोऽपि दृश्यते तद्यथा संततः स्वरूपं त्यक्त्वा सततकादीनाम् अन्यतमत्वं प्रतिबध्यते तथा चतुर्थकः तृतीयकादि रूपत्वं युधाः चरकः ऋत्वहोरात्र दोषाणां मनसश्च बलाबलात् वगैरह वगैरह। अस्यार्थः बलाबलादिति ऋत्वादिमनोन्तेन संबध्यते बलञ्च अबलञ्च बलाबलम्। अर्थशब्दः अत्र प्राक्तनकर्मवाची। अरे बापरे। तन्तं कालं सत्तकादियुक्तं ज्वरः प्रपद्यते ये योजना उदाहरणार्थम् उदाहरणञ्च ऋतुहोरात्र बलात् यथा यदा निदागोत्पन्नो वातप्रधानः चतुर्थका वर्षा समयमाप्नोति तदा तेन ऋतुना अपि आप्यायित बलः तृतीयकादीनाम् अन्यतमत्वं प्राप्नोति उत्कर्षात्।
कि निदाघ में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न वात प्रधान इस प्रकार का चतुर्थ का ज्वर जब वर्षा समय आ जाता है तो उस ऋतु का बल वात को मिल जाता है और आप्यायित बल होकर वो तृतीय का वगैरह में प्रविष्ट हो जाता है, उत्कर्ष हो जाने के कारण। एवं वर्षा समुत्पन्नः संततः शरदं प्राप्य अपकृष्ट बलः सततकादीनाम् अन्यत्वम् एति अपकर्षात्। और उसी प्रकार वर्षा में उत्पन्न इस प्रकार का संतत ज्वर शरद ऋतु में उसका बल कम होता है तो सतत का आदि में से उसमें परिवर्तित हो जाता है अपकर्षात्। एवं पित्त कफयोः अपि उत्कर्ष अपकर्ष ऋतुकृतो व्याख्येयम्। अहोरात्र शब्देन कतिपयानि अहोरात्राणि गृह्यन्ते न हि एकस्मिन् अहोरात्रे सन्ततादीनाम् उत्कर्ष अपकर्षाभ्याम् अन्यथा भाव उपद्यते किंतु कतिपयैरेव। तो बहुत सारे दिन बीतने के बाद ये उत्कर्ष अपकर्ष इस प्रकार के होते रहते हैं। यदा वर्षा शरद वसंत प्रारंभे वातादय ज्वरम चतुर्थकम आरभन्ते तदा मध्यानि कतिपय दिनानि अवाप्य स एव तृतीय पूर्वकत्वेन विपरिणमतः विपरिणमते उत्कर्षात्। तो वर्षा शरद वसंत आरंभे अगर वातादि ज्वर निर्माण होते हैं, वर्षा में वात, शरद में पित्त वगैरह, वसंत में कफ, और चतुर्थ का ज्वर का निर्माण उन्होंने किया है, तो मध्यानि कतिपय दिनानि अवाप्य बीच में कुछ दिन निकल जाने पर उनको प्राप्त करके स एव तृतीय पूर्वकत्वेन परिणमते विपरिणमते, तो उसका तृतीय इस प्रकार का हो जाता है। जब आगे आगे वाले धातुओं में ज्वर चला जाता है तो संतत सतत अनिर्दिष्ट तृतीय का चतुर्थ का, तो इनमें कालावधि बीच का जो कालावधि है वो बढ़ता जाता है, उसको बल प्राप्त होता है तो वो कालावधि कम हो जाता है और पूर्व पूर्व ज्वर जो ज्यादा बलवान इस प्रकार के है उसमें घुस जाता है या उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये सभी वर्णन है। मनोबलाद यथा यथा संतत ज्वरा सत्वगुणोद्रेकात् प्रहर्षावष्टंभ बहुलो भवति तथा सततकादीनाम् अन्यतमत्वं प्राप्नोति। यदा चतुर्थकज्वरे तमोगुणभूयिष्ठत्वात् विपादादिभिः अभिभूयते तथा तृतीयकादीनाम् अन्यतमो भवति। विपादरोगवर्धन विषादो विपादने विषाद रोगवर्धनम् इत्यागमात्। अन्ये तु मनः शब्देन बुद्धिं व्याख्यानयन्ति कारणे कार्योपचारात् तस्याश्च बलाबलं यथा चतुर्थक यदा चतुर्थकज्वरे प्रज्ञापराधात् दैवतादीन् अभिभूय अहितानि आचरति तदा तृतीयकपूर्वेषाम् अन्यतमत्वम् आप्नोति। यदा तु शुद्धसत्त्वोत्कर्षात् विवेकिन्याः बुद्ध्या युक्तः स्यात् तथा शुभानि देवताराधन इष्ट बलि उपहारादीन आचरति तदा सततकादीनाम अन्यतमत्वं प्राप्नोति। ये थोड़ा अजीब है। मन अगर अच्छा है, बल उसको मिलता है तो सौम्य ज्वर हो जाता है, और मन अबल होता है तो गंभीर वाला पहला पहला जो संतत सतत का वगैरह है इसमें परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धि अगर ठीक तरह से काम नहीं करती, बुद्धि अबल इस प्रकार की हो जाती है, तो फिर पहले पहले वाले ज्वर जो बलवान है वो होते हैं, और बुद्धि बलवान इस प्रकार की होती है और प्रज्ञापराध टाला जाता है, तो आगे वाले ज्वर इस प्रकार के रहेंगे। तो इन सभी के बल और अबलत्व पर ज्वर उत्कर्ष अपकर्ष होके पूर्व में या पश्चात में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाता है। तो ये एक अलग इस प्रकार का है। Sir, in the last Charak lecture, it was said Panchakarma is necessary for Bija Drushti in the couples. Sir, can we give Panchakarma one after other, as most of in cases are not ready to wait
for a year and take seasonal panchakarma. Also the case in other diseases as well. हम ऐसे ही करते हैं तुरंत एक के बाद एक करते रहते हैं। सिर्फ अगर ऋतु अनुकूल नहीं है बिल्कुल इस प्रकार से तो मुसीबत आती है। नहीं तो वमन विरेचन बस्ती तीनों पक्षात विरेक वोमेते तथा पक्षात निरूहणम इस प्रकार का बताया गया है। तो वमन के पश्चात 15 दिन में विरेचन और उसके पश्चात 15 दिन में बस्ती, ये ग्रंथों में वाग्भट में ही लिखा है। तो केवल ऋतु ठीक होना चाहिए। वसंत ऋतु में अगर करते हैं तो सभी कर पाते हैं, वमन भी कर पाते हैं और विरेचन भी कर पाते हैं, बस्ती भी उस समय दे सकते हैं, नहीं तो 2 महीने के बाद बस्ती दे सकते हैं। और वैसे ही शरद ऋतु अभी ज्यादा मिलता ही नहीं है क्योंकि बारिश बहुत देर तक चलती रहती है और फिर डायरेक्ट ठंड शुरू हो जाती है। बीच में शरद ऋतु का कुछ परिणाम ही नहीं दिखता। तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। पिछले कई बरसों से मैंने शरद ऋतु देखा ही नहीं है। अगर हुआ है तो 4-5 दिन के लिए हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं तो उस समय में भी हम वमन विरेचन और बाद में बस्ती करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देखकर करना पड़ेगा और एक के बाद एक ऐसा तो कर सकते ही है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो ठीक है, ऋतु अहोरात्र दोष मन इनके बल और अबल से आलोकाल और अर्थ का मतलब यहाँ इन्होंने कर्म इस प्रकार का किया है, पूर्व जन्मार्जित कर्म इस प्रकार से। गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगा सदनम चर्द्य रोचको रसस्थिते बहिस्ताभा सांगमर्दो विजृंभणम। तो रसस्थित अगर ज्वर है तो गुरुत्व दैन्य उद्वेग और सदन और चर्दि और अरोचक, यहाँ द्विवचन जब जब आता है तो ये दोनों साथ में होने हैं, ये एक बात ध्यान में रखनी है। बहिस्तापहा और बाह्य टेम्परेचर बढ़ जाना, अंगमर्द और विजृंभण, ये बात, ये सभी लक्षण होते हैं। तो ये एक अलग ही इस प्रकार का तरीका बताया। एक विषम ज्वर बताया जो प्रायः संधिपात से है, किसी एक दोष का प्राधान्य है, उसके नाम से उसका निर्देश किया जाएगा। लेकिन रस में स्थित ज्वर, रक्त में स्थित ज्वर, इसका भी अलग प्रकार से वर्णन यहाँ पे दिया गया है और ये भी एक अतिशीत आणि अति उष्ण टू बी अवॉइडेड वाइल डूइंग पंचकर्म। या अत्युष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमोद्गमा संधौ साधारणे तेषाम दुष्टान दोषान विशोधयेत्, इस प्रकार से बात बताई गई है। कृत्वा शीतोष्ण वृष्टिनां प्रतीकारम यथायथम प्रयोजयेत् क्रियां प्राप्तम क्रियाकालम नहापयेत्, ये भी बात बताई गई है। तो इसमें जरूर रहेगा कुष्ठ चिकित्सा वमन 2 बार, विरेक 1 बार 1 मास में, पक्षात पक्षात छर्दनान्यभ्युपेयात, ये कुष्ठ में बताया गया है कि 15-15 दिन के बाद वमन इस प्रकार का करना है। तो हरेत बहुश्चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः दुर्बल से मृत द्रव्य अल्पान संशय। अगर ज्यादा मात्रा में दोष है तो थोड़े थोड़े दोष निकालते रहे, दुर्बल अगर व्यक्ति है तो और दुर्बल व्यक्ति है तो नहीं तो शमन ही करे, ये भी बात बताई गई है। तो अभी पैसे कमाने के हेतु पंचकर्म नहीं करना है। अभी एक नया ट्रेंड आयुर्वेद में आ गया है कि पैसे कैसे कमाए आयुर्वेद में, तो पंचकर्म एक अच्छा साधन है। और जो जहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है इस प्रकार से भी पंचकर्म करवा लेते हैं। और भी अजीब अजीब बात है कि मार्केटिंग या प्रचार प्रसार के माध्यम से पंचकर्म के बारे में बताया जाता था, बताया जाता भी है इस प्रकार से। बालाजी तांबे के कामशेट के नजदीक जो संतुलन इस प्रकार का है, वहां पे 6 दिन का पंचकर्म होता था, 60,000 रुपए लेते थे। और 60,000 रुपए में क्या क्या करते थे, तो एक दिन नेत्र तर्पण, एक दिन अभ्यंग, एक दिन बस्ती, मात्रा बस्ती, वो भी तेल का मात्रा बस्ती, और ऐसे एक दिन शिरोधारा वगैरह इस प्रकार के। ये पंचकर्म है ही नहीं वास्तव में, लेकिन दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए इस प्रकार से ये देखा गया था।
तो मैंने खुद ये मरीज से सुना है कि वो पंचकर्म करके आया था। वो बोला कि मैं पंचकर्म करके आया हूँ। तो मैंने कहा कि कहाँ पे किया, तो वहां पे किया। तो क्या क्या किया, तो ये बता दिया उसने। अब यह पंचकर्म कहाँ है? और इतनी बड़ी रकम, हम वमन के लिए 6 7 8 हजार लेते हैं तो भी लोगों को लगता है बहुत पैसे ले लिए इस प्रकार से, जिसमें काफी जोखिम है। फिर भी या बस्ती करवाते हैं, 15 20 हजार तक लेते हैं इस प्रकार से वो, लेकिन पूरा कोर्स होता है। काल बस्ती क्रम, योग बस्ती क्रम वगैरह इस प्रकार से। तो उसमें लोग कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, और जो पंचकर्म वास्तव में है ही नहीं, इसके लिए इतने बड़े मात्रा में पैसे लेते हैं। वमन तर करतच नाहीत तिथे, वमन नहीं करते हैं। ये बस्ती भी मात्रा बस्ती देते हैं तेल का, निरोह बस्ती भी नहीं देते हैं। माधवबाग में भी ऐसे ही करते थे पहले, अब पता नहीं। तो वास्तव में ऐसा है कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है, पंचकर्म क्या है, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैंने मेरे किताब में लिखा है, लेकिन वो भी छोटा चैप्टर है। एक 2 3 पृष्ठ है आयुर्वेदिक जीवन शैली के चैप्टर में इस प्रकार से। लेकिन इसका इलेबोरेशन होना जरूरी है। कंसेप्ट क्या है, पंचकर्म ही आयुर्वेद में क्या है, ये खासियत है आयुर्वेद की। तो सर्वसामान्य लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। तो एक दूसरी बात ऐसी होती है, जब बहुत पैसे लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने सारा ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ये लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, और हम जो करेंगे उसके बारे में संदेह इस प्रकार का रहेगा। किती घ्यावे प्रत्येक कर्माचे। अपने अपने हिसाब से डिसाइड करो। वास्तव में पंचकर्म चिकित्सा का एक अंग है। जिन व्यक्तियों में पंचकर्म देना जरूरी है और बाकी सभी चीजें अनुकूल इस प्रकार की हो, तभी पंचकर्म करवाने हैं। और नहीं तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से है। पुणे के पेशेंट कम है, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश भर से पेशेंट है। तो ये पंचकर्म पॉसिबल नहीं है। बीच में तो बिल्कुल ही नहीं पंचकर्म हो रहा था। अभी पुणे के पेशेंट्स कुछ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये कर सकते हैं। हा मात्रा दिला जातो। ऍक्च्युअली पैसे जास्त घेतले तर डिटॉक्सिफिकेशन त्यांनी चांगलं होतं आपल्या शरीराचं, असं त्यांना वाटतं। हाँ, उसको पंचकर्म नहीं करते, डिटॉक्स कहते हैं। तो एक नई नई टर्म हो गई डिटॉक्स इस प्रकार से। और फिर लोगों के पास, जिनके पास पैसे है, वो अगर खर्च करते हैं तो अलग बात है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी इसमें आकर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और फिर आयुर्वेद काफी महंगा है और उससे लाभ नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, ये बातें होती रहती है। नॅचरोपॅथी सुद्धा दणकून पैसे घेतात। तो अभी ऐसा है ना कि आप रिजल्ट दे देंगे तो आपके पास मरीज आएंगे, और फिर आप कितने पैसे लेते हैं उसके अनुसार ही मरीज आएंगे। यहाँ पुणे में एक वैद्य है, वो कैंसर पेशेंट से 50 60 हजार रुपए पर महीना लेता है। देने वाले लोग भी है। मेरा जो है वो 10 12 हजार से आगे निकल नहीं जाता, एक महीने का खर्चा जो है वो। लेकिन उसके पास जाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ये मड थेरेपी संवाद म्हणजे पंचकर्म। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि कोई एक कंपैरेटिव व्यू लेकर किताब लिखे, कि नेचुरोपैथी में किस प्रकार से पंचकर्म होता है, योग में षटक्रिया किस प्रकार की होते हैं, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या होता है, ये सभी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करें, मूल ग्रंथों के अनुसार, आधार पर इस प्रकार से। तो फिर लोगों को पता चलेगा कि आयुर्वेद का
कितना गहन है ये सब, और कितना अच्छा है, इन सभी के मुकाबले में ये कितना अच्छा इस प्रकार का है। और उस प्रकार से करने वाले वैद्य चाहिए। सबसे अहम बात क्या है कि अच्छे वैद्य की संख्या अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सच्चे पंचकर्म का बोलबाला होगा, वो लोगों तक पहुंचेगा। जब तक अच्छे वैद्यों की संख्या नहीं बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम रहने वाली इस प्रकार की है। तो रसस्थित ज्वर ये एक अलग निदान इस प्रकार का है, और उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। रक्तोष्णा पीड़का तृष्णा सरक्तम स्टीवनम मुहु दाहराग भर्म मद प्रलाप रक्त संस्थित। तो रक्त उष्ण इस प्रकार की पीड़का, तृष्णा, सरक्त स्टीवन इस प्रकार का, दाह राग भ्रम मद और प्रलाप, ये रक्त संस्थित अगर दोष है तो ज्वर है, तो लक्षण होते हैं। तो अभी के हिसाब में कोविड-19 हो या और कोई इस प्रकार की बीमारी हो, महामारी हो, उसमें हमारे हिसाब से अगर कुछ पिन पॉइंट डायग्नोसिस हो सकता है, सरक्त स्टीवन इस चीज को लेकर अगर कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस प्रकार से बनता है तो ये भी बात सामने आ सकती है कि रक्तस्थित ज्वर इस प्रकार का है। और दाह राग भ्रम मद प्रलाप इस प्रकार के भी लक्षण उसमें है। अच्छे वैद्यन के लिए भी कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल चाहिए। सही है। इसमें ऐसा है कि जो बुजुर्ग है उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, कि जिन्होंने काफी साल प्रैक्टिस की है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, ग्रंथों के आधार पर की है, उनके छात्र अगर रहेंगे तो ये बात इस प्रकार की हो सकती है, और फिर उन्हीं का प्रचार प्रसार होना चाहिए इस प्रकार से। मैं जब बाहर गांव के पेशेंट से, दूसरे देश से है या दूसरे शहर से है, तो वहां पे मेरा कोई छात्र है तो उनके पास भेजता हूँ पंचकर्म के लिए। लेकिन छात्र नहीं है तो पंचकर्म नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जिसके पास भेजेंगे उसको अगर मालूम नहीं है कुछ, और वो बताता नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, वो तुम उसको जो मालूम है वो कर देता है, और फिर इसमें काफी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए जहाँ अपने ही छात्र हो वहाँ अपने हिसाब से पंचकर्म करवाना ज्यादा बेहतर है। अभी की कंपनी से सर्व सिद्ध तेल, खापर, खरपाके असतात, सर्व सिद्ध तेल खरपाके असतात, असं आता 2-3 दिवसापूर्वी झालेलं कळले. इव्हन बाकी कंपनीचे पण सिद्ध तेल खरपाकीच असते. मी आतापर्यंत पानार्थ आणि बस्तीसाठी पण वापरत होतो. ये हिंदी में लिखो. अजय भाई. स्क्रीन दिख रहा है मेरा? शायद दिख रहा होगा. हाँ. Okay. If there is not Kharapaka, then bit difficult to preserve. So many companies may prefer Kharapaka. लेकिन खरपाकी तेल अभ्यंग के लिए भी अच्छा नहीं है ना? नहीं, अभ्यंग के लिए ठीक है. क्या श्लोक है उसका? मृदुर्नस्य
खरप पाके नहीं, खरोभ्यंगे पाने मध्यम इष्यते, इस प्रकार का है। नस्य के लिए मृदु, पान के लिए मध्यम पाक, और अभ्यंग के लिए खर पाक है। तो अभ्यंग के लिए कर सकते हैं। ये एक आपत्ति होगी कि अगर टिकेगा नहीं, उसमें फंगस वगैरह इस प्रकार का हो जाएगा तो कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए खरपाक बनाते होंगे। तो हमें अगर चाहिए पान के लिए देना है, तो उसी खरपाकी तेल में दूध या पानी डाल के फिर से एक बार पाक करेगा, तो हम मध्यम पाक रख सकते हैं या मृदु पाक कर सकते हैं, और फिर उसका प्रयोग हो सकते हैं। तो मध्यम पाकी तेलाना वेगळे नाव आहे, ते लोग त्यांना कुझंपू किंवा मेजुपाक इस प्रकार से बताते हैं। अभ्यंग खरपाकी योग्य, यस। तो खरोभ्यंगे मृदुर्न से खरोभ्यंगे पाने मध्य में इष्यते, ये जो पाक के बारे में, तेल पाक के बारे में बताया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए करना है। कुजम्पू इज डिफरेंट। कुजम्पू मेरे ख्याल में दो स्नेहों का संयोग इस प्रकार का है, तो कुजम्पू बनते हैं। मेजुपाक मृदुपाक इज वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स लाइक धानवंतर, कार्पासास्थ्यादि एंड सहचरादि। ओके। तो ठीक है। ए सिंधु करके एबीपी की रिप्रेजेंटेटिव आई थी, मेरे बाद उनका व्याख्यान हुआ था, तो उसमें ये सभी तेल खरपा की ही बनाते हैं, इसने स्पष्ट किया था इस प्रकार से। ते वर्तिवत स्नेह कल्कस्य ददांगुल्यां प्रपीड़िता, ये जो स्नेह कल्क के बारे में बात की गई है, वो देखना है, तो वो मृदु वाक्य और मध्यम वाक्य उसमें समझ पाता है इस प्रकार से। तो वो सब देख के करना इस प्रकार का अच्छा रहेगा। तो अंतर्दाह तृषा मोह, छे, ये तो हे ऑन कर रहे जी ओच, तिसऱ्यांदा बाहेर पडला आता ह्याच्यातून। Last time you gave an example of a patient stating specific rasapriti. So can you explain its importance in चिकित्सा more? रसप्रीति मुझे याद नहीं है। ओके, अभी स्क्रीन फिर से विजिबल हो गया। हाँ, तो अंतर्दाह तृषा मोह ग्लानि सृष्ट विकटता दौर्गंध्य गात्र विक्षेप, ये मांस स्थित ज्वर अगर है तो होता है। तो इस प्रकार से निदान कर पाना और उसकी चिकित्सा दे पाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, बहुत कम इस प्रकार से होते हैं। दौर्गंध्यं, हाँ, स्वेदस तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्य भीक्षणशः।
सगंधस्यास्य सगंधस्यासहत्वंच मेदस्थ ग्लान्य रोचको। तो मेदस्थ अगर ज्वर है तो स्वेद, तीव्र पिपासा, प्रलाप और बार बार सर्दी इस प्रकार के होना, स्वगंध से असहत्वम और खुद का गंध ही हारी तक की संदेह लवण, ये तो बहुत पुराना हो गया उदाहरण। लवण की प्रीति थी और अपतर्पण चाहिए था, तो मैंने हरितकी और सैंधव ये दिया था। वो पीरियड्स नहीं आ रहे थे उसको, सिर्फ सरदर्द होता था और ये देने से वो सुधर गया था इस प्रकार से। मैंने हरितकी और नागभस्म दिया था एक्चुअली, जो लवण रसात्मक इस प्रकार का है। तो तीव्र पिपासा, प्रलाप, बार बार वमन सर्दी और स्वगंध सहन न होना और ग्लानिया और अरोचक, ये मेदस्थ अगर ज्वर है तो है। विरेक वमने शोभे शास्ति भेदम प्रकूजनम विक्षेपणंच कातराणाम श्वासश्चास्ति गते ज्वरे। डेंगू को रक्ताश्रित सकते हैं। हो सकता है इस प्रकार से। जो डेंगू, स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह जो अभी एपिडेमिक्स आते हैं, उनका वर्णन इसमें से किसी से मिलता है तो जरूर उसके बारे में देखना है। वेरेक वमने शोभे, ये फणसलकर जी ने बताया था कि इस प्रकार का मरीज उन्होंने देखा था। अस्थिभेद, प्रकुजन, विक्षेपण गात्राणाम और श्वास, तो टिपिकल अस्थिगत ज्वर इस प्रकार से है। तो उन्होंने अस्थि मज्जा पाचक का काढ़ा दिया था और उससे शांति हो गई थी। तो एक बुक पिक्चर इस प्रकार का मिल गया था। हिक्काश्वास तथा काशस्तमश्चाति दर्शनम मर्मच्छेदो बहिशैत्यम दाहोंतर दाहोंतश्चैव मज्जगे। हिक्का, श्वास, कास और बार बार या तमक दर्शन, तमो दर्शन बहुत तेजी से इस प्रकार से, मर्मच्छेदो ये भी लक्षणीय है। बहिशैत्यम दाहांत और बाह्य बाह्य शैत्य और अंतर दाह इस प्रकार के मज्जगे ज्वर। तो मज्जग ज्वर अगर है तो ये लक्षण इस प्रकार के होते हैं। शुक्रस्थानगत शुक्र मोक्षं कृत्वा विनाश्य च प्राणम वायवग्नि सोमैश्च सार्धम गच्छत्यसो विभु। शुक्रस्थानगत अगर ज्वर है तो शुक्र मोक्ष करके और नाश करके प्राणम वायवग्नि सोमैश्च सार्धम गच्छत्यसो विभु, उसका जो प्राण है वायु अग्नि सोम इनके साथ निकल जाता है और विभु का मतलब आत्मा इस प्रकार का होगा। तो मृत्यु हो जाती है। शुक्र स्थानागत इस प्रकार का अगर ज्वर है तो असाध्य इस प्रकार का। रसरक्ता श्रित साध्यो मेदो मांसगत अस्थिम जगत कृचना शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति। तो वही बात बताते हैं कि रस रक्षा साध्य है और मांस मेदोगत भी साध्य है, अस्थिम जगत कृच्र है तो कष्ट से साध्य इस प्रकार का होगा। शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति, और शुक्रस्थ अगर ज्वर है तो कभी भी सिद्ध नहीं होता लक्षणांवरण से। जैसे एक मेरा कहना है कि चरक में आवरण, अमूर्त आवरण जो बताए गए हैं वायु के, उनको कंठस्थ ही करना है। जब कोई मरीज सामने आए और हमें वो पंक्ति याद आए कि अरे ये समानावर्त पारण है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो फिर उसके आधार पर चिकित्सा की जा सकती है। अगर हमारा कंठस्थीकरण नहीं होगा तो केवल लक्षणों के आधार पर ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। उसी प्रकार ये लक्षण अगर कंठस्थ है तो मरीज को देखकर, लक्षणों को देखकर हमें याद आएगा श्लोक कि अरे हाँ ये रस स्थित है, रक्त स्थित है, मांस स्थित है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके मुताबिक कम से कम क्या कर सकते हैं, तो जो रसपाचक वगैरह जो है वो काढ़े दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है और उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। विषम ज्वरांत कलोह ये मेडिसिन काफी प्रचलन में है, तो वो भी एक होता है।
अभिष्टशय यानी कि बार बार। तो ये डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 वगैरह वगैरह इन सभी के बारे में हमारे हिसाब में क्या रोग है ये बताना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। कल भी जब धनंजय कुलकर्णी का लेक्चर हुआ था कैंसर के बारे में उसके बाद में अध्यक्षीय समारोह करने के लिए मुझे बताया था, तो मैंने काफी बातें वहां पे बताने की कोशिश की थी कि हमारे हिसाब में डायग्नोसिस क्या है। ग्रंथोक्त अगर कोई डायग्नोसिस है तो वो बेहतर ऑप्शन है। अगर ग्रंथोक्त कुछ डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो दोष धातु मल के आधार पर कुछ निदान करें इस प्रकार से, और फिर उसके लिए प्रातिपदिक कोश अभी अहम है, महत्वपूर्ण है इस प्रकार से। तो डायग्नोसिस को काफी महत्व है इस प्रकार से। तो अद्यते निदानं करिष्यामि, ये जो बात माधव निदान मधुकोश टीका में बताई गई है उसके आधार पर मज्जागत ज्वर को अंतर्वेगी ज्वर बोल सकते हैं क्या? लक्षण के अनुसार रहेंगे। बहिष्यत्यम दाह अंतः ये अंतर्वेगी हो सकता है, लेकिन अंतर्वेगी ज्वर में केवल इतने ही लक्षण होंगे, बाकी सभी लक्षण नहीं होंगे। तो इसमें ये लक्षण मौजूद है, इतना ही उसमें समझ लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। तो हमारे हिसाब में डायग्नोसिस क्या है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। एलोपैथी में भी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस खास करके समझ में लेना है इस प्रकार से, और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा देनी है। जहां हमारे ग्रंथों में से कुछ भी नहीं बता सकते, उस समय में हमें दोष धातु मल के आधार पर लेना है। और एक दूसरा हमने जो निकाला था कि पूर्वरूपावस्था में अगर रोग है तो उसको भलीभांति देखना है। लेकिन दोष धातु मल के बारे में हमने अभी शारीरादि अलग किया है, शारीरादि भाव सभी इकट्ठा किए हैं, और कोई भी लक्षण ले लो, कोई भी हेतु ले लो, उसमें शारीरादि भाव संलग्न है, तो वो हमारे यहाँ आउटपुट के जरिए आ जाता है कि शारीरादि भाव में ये आउटपुट इस प्रकार के है। तो जब एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर आ जाएगा एमडीएसएस का, बाजार में आ जाएगा, तो ये सभी बातें ज्यादा स्पष्ट इस प्रकार की होगी। और उसमें एक दूसरा अहम मुद्दा था कि खाने पीने के बारे में, उसको परहेज के बारे में पूछा गया था, तो उसने कहा नहीं, जो उस रोग के अनुसार उसने एक रिजेम्बलेंस देखने की कोशिश की थी कि इसका अर्श से रिजेम्बलेंस है और किसी रोग से रिजेम्बलेंस है, तो उसकी चिकित्सा करनी है, उसका जो परहेज है वो बताना है। लेकिन एक अहम मुद्दा इसमें है कि आज का खाना यही कारण है, और इसमें परिवर्तन जो आ गया वो संकरित बीज, संकरित गाय, इसके जरिए परिवर्तन आ गया, उसको हम अनदेखा करेंगे तो सही नहीं है। सभी रोगों के बारे में समुत्थान विशेष क्या है, कारण विशेष क्या है, ये जानना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और तभी हम सभी रोगों की भलीभांति चिकित्सा कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो कुछ केसेस बताए उसमें एक एस्ट्रोसाइटोमा की केस थी, वो महत्वपूर्ण थी इस प्रकार से, क्योंकि ये प्रूवन कैंसर इस प्रकार का है, बायोप्सी पहले हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, और फिर रिकरेंस हुआ था, और फिर बहुत बरसों तक वो धीरे धीरे ट्यूमर कम हो रहा था। ये बहुत अहम है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, ट्यूमर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये नोटेबल केस है इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार से। बाकी बहुत सारे केसेस में एलोपैथी कहेगी कि ये तो होना ही वाला था, उसमें आयुर्वेद का कोई रोल नहीं है, वैसे भी आसानी से ये हो जाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जो नोटेबल केसेस है उसमें ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो हमें काफी काम करना पड़ेगा, लोगों के सामने लाने के लिए काफी काम करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे अच्छे केसेस लोगों के सामने ला सकेंगे इस प्रकार से। तो ये शुक्रस्थ ज्वर जो है वो सिद्ध नहीं होता, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। हेतुभिर्लक्षणैश्चोक्तः पूर्वमष्टविधो ज्वरः समासेन उपदिष्टस्य व्यासतः शृणु लक्षणम्। तो शुरू में जो हेतु और लक्षणों के द्वारा
अष्टविध ज्वर द्वारा बताया गया था, जो संक्षेप में बताया गया था, उसका विस्तार से लक्षण सुनो इस प्रकार से। अब ये थोड़ा अजीब बात है कि अष्टविध ज्वर बताया गया, फिर ये बीच में इस प्रकार के पंचविध ज्वर इनके बारे में बताया, फिर रसरक्त वगैरह धातुओं के आश्रय से स्थित ज्वर बताए, और बाद में जो मूल अष्टविध ज्वर बताया था उसके लक्षणों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। तो ये क्रम इस प्रकार से क्यों बदला गया, ये एक अहम भूमिका है। ऋषिकेश मैत्र कहता है कि ये चरकाचार्य गलत कर रहे हैं, उनको क्रम के बारे में कुछ मालूम नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो तो गलत है। हम चरक से श्रेष्ठ नहीं है, तो कहाँ चरक और कहाँ हम, ये कभी इस प्रकार की बात हो ही नहीं सकती। तो इसका एक ही मतलब है कि उन्होंने किस उद्देश्य से इस प्रकार का क्रम परिवर्तन किया, वो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। तो भली भांति उसके लिए कोशिश करें कि ये परिवर्तन क्यों किया गया, इस प्रकार से क्रम जो बताया था उसके अनुसार पहले अष्टविध ज्वर बताए चाहिए थे, और ये फिर विषम ज्वर और धातु स्थित ज्वर इनके बारे में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन क्रम उल्टा है इस प्रकार से। तो उसके पीछे चरकाचार्य का लॉजिक क्या है, अग्निवेश का लॉजिक क्या है, या अत्रेय महर्षि का लॉजिक क्या है, ये ढूंढना जरूरी इस प्रकार का होगा। और इसलिए ये गलत है, ये मूर्ख है, ऐसे कहने तो कोई मतलब की बात ही नहीं है इस प्रकार से। और चाहे तो ऋषिकेश मित्र खुद एक अलग संहिता लिख सकता है जो उसके हिसाब से सर्वांग परिपूर्ण दोष रहित वगैरह वगैरह इस प्रकार से हो, और वो अगर अच्छी है तो वो टिकेगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन हम जो लिखेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और मेरा लॉजिक क्या है ये दूसरों के समझ में नहीं आता होगा, ये भी बात है। तो उनको पोसने से पहले खुद का परीक्षण करे, आत्म परीक्षण करे, ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का रहेगा। शिरोरुक पर्वणाम भेदो दाहो रोमणाम प्रहर्षणम कंठास्य शोषो वमतु तृष्णा मूर्छा भ्रमो रुचि। तो शिरोरुक सरदर्द इस प्रकार का होना, पर्व भेद, दाह, रोमणापहर्षणम रोमहर्ष इस प्रकार का, कंठ आस्य शोष तो कंठ शोष और आस्य शोष, ये एक वचन है, ये भी बात ध्यान में रखने, तो अलग अलग है। द्वंद्वांत श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्यते, इस व्याकरण के नियम के अनुसार कंठ शोष और आस्य शोष, कंठास्य शोष इस प्रकार का हो गया। वमथु, वमि, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, अरुचि, स्वप्न नाशोति, अतिवार, अतिवाग जृंभा। तो स्वप्न का नाश, निद्रा नाश इस प्रकार का, अतिवाग बहुत बोलते रहना, जृंभा वातपित्त ज्वराकृति, तो ये वातपित्त ज्वराकृति बताई गई है। अभी ये द्वंद्वज रोगों के बारे में, द्वंद्वज विकारों के बारे में बता रहे हैं। तो जो अष्टविध ज्वर में वातज पित्तज कफज ये निदान स्थान में बताए गए हैं, उसमें जो वात पित्तज पित्त कफज वगैरह जो है उनके बारे में वहां पे बहस नहीं की है, वो यहाँ पे बताई गई है इस प्रकार से। शीतको गौरवं तंद्रास्तैमित्यं परमणांच क्षीरोग्रह प्रतिष्ठाया कासा स्वेदा प्रवर्तनम संतापो मध्य वेगश्च वातश्लेष्म ज्वराकृति। तो शीतक, शैत्य, गौरव, तंद्रा, स्थैमित्य, ये आर्द्र चर्मावनद्धत्व इस प्रकार को बताया है। पर्वणांच रुक, पर्वरुक, शिरोग्रह प्रतिष्ठाय कास स्वेद अप्रवर्तनम। तो स्वेदा प्रवर्तनम के बारे में दो प्रकार से अर्थ किया जाता है, स्वेद से अप्रवर्तनम अथवा स्वेद से आसमंतात प्रवर्तनम। पित्त का संबंध है तो आसमंतात प्रवर्तनम इस प्रकार से। तो बहुत बड़ी मात्रा में सभी जगह से स्वेद निर्माण होना, ये एक बात होती है। तो ये एक लक्षण भी है, और ये एक ज्वर मुक्ति का साधन भी है। एक बात ऐसी है कि जो भी विकार निर्माण होते हैं, रोग निर्माण होते हैं, या उनके जो भी लक्षण होते हैं, उन सभी में उन सभी में
ये शरीर की प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। रोग मुक्ति के लिए, लक्षण मुक्ति के लिए ये शरीर की प्रक्रिया होती है। जैसे ज्वर में स्वेद आना, पसीना आना, ये एक तरीके से जैसे पानी में घट में से पानी बाहर निकलता है, तो पानी शीतल हो जाता है, उसी प्रकार स्वेद इस प्रकार से शरीर से निकल जाता है, तो ज्वर उतर जाता है, बुखार उतर जाता है इस प्रकार से। तो ये लक्षण भी है और ये एक तरीके से चिकित्सा भी है। केवल ये देखना है कि इससे दौर्बल्य नहीं आना चाहिए। इससे अगर दौर्बल्य आ रहा है तो उससे बच के इस प्रकार के रहना है। और अभी स्थिति ऐसी है कि लोग केरोसिन दे देते हैं और उससे असमानता स्वेद परिवर्तन हो जाता है। स्वेद परिवर्तन हो जाने से, क्योंकि स्वेदावरोध प्रमुख कारण है, लक्षण है ज्वर का, तो उसके जरिए बुखार उतर जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं और रेगुलर खाना वगैरह देते हैं। 4-5 घंटे के बाद ज्वर फिर से आ जाता है। क्योंकि मूल दोषों की चिकित्सा हुई ही नहीं जो लंदन से होने वाली थी। और फिर पूरा डायग्नोसिस के लिए खतरनाक हो जाता है। अगर केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि संतत है, सतत सतत है, अन्य दुष्क है वगैरह वगैरह इस प्रकार के, या फिर वातज पित्तज कफज वगैरह इस प्रकार के द्वंद्वज है। शीतक और रोमहर्ष एक ही है क्या? नहीं, रोमहर्ष अलग है। शीतक के कारण रोमहर्ष होता है, यह अलग बात है, लेकिन ठंडी बजना ये खास करके वात कफ इस प्रकार में दिखाई देता है। और इतनी ठंड होती है कि 4-5 ब्लैंकेट्स डालेंगे तो भी ठंड कम नहीं होती। ये काफी बार देखा गया है। तो इसमें महासुदर्शन चूर्ण और तालिसदी चूर्ण बहुत अच्छे काम करते हैं, तुरंत शैत्य कम हो जाता है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वातपित्त इस प्रकार के जो ज्वर है, इसमें वाग्भट में जो बताया है कि शिरोर्थी मूर्छा विदाह मोह वगैरह इस प्रकार से वातपित्त ज्वर आकृति और ज्वर संसर्ग जो पिच यथास्थ लिंग संसर्ग ज्वर संसर्ग जो पिच कि लक्षणों के संसर्ग से, सम्मेलन से हम संसर्ग के ज्वर के लक्षणों के बारे में जान सकते हैं। अपिच करके शिरो की मूर्छा विदाह मोह वगैरह ये सब बातें बताते हैं। तो वहां पे स्पष्टीकरण ऐसा है कि प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय और बाकी अन्य विकल्प नहीं, विकल्पिता नाम वगैरह वगैरह, इसके जरिए एक प्राकृतिक प्रकृति सम समवाय से उत्पन्न होने वाला ज्वर, उसके बारे में बताने की कोशिश जरूरत नहीं है। केवल लक्षणों का मेल करेंगे तो हमें द्वंद्वज ज्वर के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब ये विकृति विषम समवाय निर्माण हो जाता है, विकृत्या विषम संधिपाता इस प्रकार संधिकर्ष, ये चरक मीमांसा पहले अध्याय में इसके बारे में काफी बहस की गई है और तत्वज्ञान के जरिए बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है कि जो दो दोषों का संसर्ग हो गया और उसमें से कुछ अलग ही निर्माण हो गया, केवल दोनों का मिलाप हो गया, दोनों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, दोनों के कारण साथ में है, इस प्रकार से हो रहा है, अलग बात है, दोनों की चिकित्सा करो। लेकिन जब विकृति विषम समवाय हो जाता है तो उसको अलग तरीके से समझना जरूरी इस प्रकार का होगा। मैंने इसके बारे में एक लेख लिखा था, काफी बरस पुराने, आयुर्वेद पत्रिका में लिखा था, और मेरा कहना था कि इस प्रकार से विकृति विषम समवाय के लिए वैसे ही विकृति विषम समवाय ये औषधियों में जरूर इस प्रकार के है।
कि वहां भी हमें लगता है कि ये कैसा कॉम्बिनेशन किया है। दूध भी है, उसमें दही भी है, नमक भी है, जो विरुद्धान्न करके बताया गया है। विरुद्धम अम्लम पैसा स सर्वम फलम तथा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ग्रंथकार खुद ही योग बताते हैं, वातव्याधि में दूध है और उसमें साथ दही है, ये भी बात बताते हैं, लवण भी है, इस प्रकार की बात बताते हैं। तो ये एक तरीके का विकृत विषम समवाय इस प्रकार का है। और विकृत विषम समवायारब्ध इस प्रकार के विकार में इस प्रकार के विकृत विषम समवाय काम करते हैं। जैसे विरुद्धान्न एक कुष्ठ का अहम हेतु इस प्रकार का है, और विरुद्धान्न में ये सभी बातें आती है, दूध दही वगैरह इस प्रकार से। और पंचामृत संयोग ये भी विरुद्ध है, दूध दही मध शर्करा और घृत, इसमें दूध के साथ इस प्रकार का दही का संयोग विरुद्ध है इस प्रकार से। फिर भी पंचामृत अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयोग में प्रयोग किया जाता है, और उससे अच्छे लाभ भी मिलते हैं। खास करके रुक्षता बहुत ज्यादा है, कंडू है रुक्षता के कारण, उसमें पंचामृत लगाना और फिर बाद में ये म्हणजे मसूर का उद्वर्तन लगाना काफी अच्छा इस प्रकार का होता है। और उसको अभ्यंतर भी दे सकते हैं। अभी बालाजी तमने ने उसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया, बच्चों में देना है इस प्रकार के। ये वेलणकर मैडम उनका प्रयोग करती थी इस प्रकार से बच्चों में। तो ये विकृति विषम समवाय जो औषधियों के बारे में, आहार के बारे में होते हैं, उनका भली भांति प्रयोग चिकित्सा में हो सकता है इस प्रकार के। स्वेद प्रवर्तन दो प्रकार का होता है, ये बात बता रहे थे वो थोड़ा। स्वेदस्य असमन्तात प्रवर्तनम, ये स्वेदा प्रवर्तनम, स्वेद अप्रवर्तन इस प्रकार का है, तो ओ के बजाय आ वहां पे ले सकते हैं। और स्वेद अप्रवर्तनम यानी कि पूरे शरीर से पसीना निकलना इस प्रकार से। और स्वेद से अप्रवर्तनम, स्वेद बिल्कुल नहीं आना, ये भी बात हो सकती है। तो पित्त का उष्णता का संबंध है, तो स्वेदा प्रवर्तन का मतलब अतिश्वेत इस प्रकार का होगा। और कफवात है तो अप्रवर्तनम का मतलब स्वेद नहीं होना ये होता है। तलहस्त तलपात अतिस्वेद हे एक लक्षण कशाशी संबंध असू शकते मैंने कहा। हाँ ठीक है, तो ये इसमें दो तीन बातें हैं। पित्त बढ़ाने वाले, उष्णता बढ़ाने वाले दही वगैरह इस प्रकार का कटुरस, ये एक बात हो सकती है। पानी ज्यादा पीना, ये भी एक बात हो सकती है। और मानसिक भाव भी होते हैं कि इससे ज्यादा पसीना इस प्रकार के हस्ततल पांव तल में होता है, और भीती अगर है तो भी ये बात होती सकते हैं। हायपोथायरॉइडचे पेशंट आपल्याकडे येतात, त्यांचे लाक्षणिक चिकित्सा करण्यासाठी तर नॉर्मल होते, नंतर परत फ्लक्च्युएशन होते, तेव्हा पेशंट विचारतात किती वेळ लागेल थायरॉइड क्युअर व्हायला, लक्षणे पूर्ण गेल्यावर पण फ्लक्च्युएशन का होत होते। कारणों को ढूंढना चाहिए, और कारणों को पूरी तरीके से बंद करवाना चाहिए। तभी बार बार नहीं होगा। ये पुनरावर्तित ज्वर इस प्रकार की बात शर्काचार्य ने की है, सज्वर पुनरागत इस प्रकार से। तो कारण अगर होते रहते हैं, या बल हानि होते हुए अगर हम बल से अधिक काम करेंगे इस प्रकार से, तो ज्वर पुनरावर्तित इस प्रकार का हो जाता है। अभी ये एलोपैथी जैसे आयुर्वेद के लोग भी केवल लाक्षणिक सिम्टम चिकित्सा को चिकित्सा मानने लगे हैं। ये सबसे बुरी बात है। हमारा मकसद है कि हमारा कर्तव्य है कि मूल रूप से रोग की चिकित्सा करें, ताकि रोग जाएगा तो लक्षण भी चले जाएंगे। वो कार्य है रोग का, लक्षण कार्य है रोग का। लेकिन हम केवल लाक्षणिक चिकित्सा करते रहेंगे तो रोग मिटेगा नहीं, और लक्षण मिटेंगे फिर से वापस आ जाएंगे। एक बड़ा अजीब देखा गया है
कि बैद्यनाथ जैसी कंपनी 500 दवाइयां बनाई थी, टेक्सचुअल दवाइयां, और हर किसी लक्षण के लिए दवाई होती थी या रोग के लिए दवाई होती थी। विदर्भी हरवटी है, शिरशूलादि वज्र रस है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो संख्या घटती गई, कम होती गई इस प्रकार से। वही स्थिति बहुत सारे औषधि कंपनियों की है, जो पारंपरिक रीति से बहुत सारी दवाइयां बनाते थे, उतने वैद्य नहीं रहे उसका प्रयोग करने वाले, तो वे धीरे धीरे प्रोप्राइटरी मेडिसिन पर शिफ्ट हो गए। अभी प्रोप्राइटरी मेडिसिन काफी इस प्रकार से बाजार में है और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं हो। हिमालय ड्रग कंपनी की मेडिसिन सभी जगह मिलती है, लेकिन अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि हिमालय ड्रग कंपनी की ये मेडिसिन है, हर्बोलैक्स से लेकर कुछ भी इस प्रकार के, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अच्छी है इस प्रकार से, या जेनेरिक मेडिसिन है, एक एक द्रव्य की मेडिसिन, केवल अश्वगंधा, केवल गुड़ुची वगैरह वगैरह इस प्रकार की भी मेडिसिन है। तो ये केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये मिलती है, काफी विदेशों में मिलती है। तो हमें इसके बारे में पता होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, ताकि हम जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की बात करेंगे तो ये सामने आएगी। तो जैसे मिम्स है, वैसे आयुर्वेदिक का होना चाहिए एक कैटलॉग, इंडेक्स इस प्रकार का। मैंने सुना था कि ये किताब के रूप में हुआ है, और न्यूयॉर्क स्ट्रीट भी का है शायद इस प्रकार से काम करने वाला, इस प्रकार का है प्लेटफॉर्म है। तो जहां सभी औषध कंपनियों के सभी प्रकार के औषध, चाहे टेक्सचुअल हो या प्रोप्राइटरी हो, उनके इंग्रेडिएंट क्या है, उनके हिसाब से उसका इंडिकेशन क्या है, कब देने हैं, इसके बारे में अगर पता चलती है तो हिमालय के काही वेळा के एमआर वैद्यों के पास नहीं आते, आते ही नहीं। मालूम नहीं, आयुर्मेडलाइन नाम से एक था बहुत साल पहले। कई बार हमें स्वेदा पर्वत बुखार भी रहता है तो क्या करें, तो ये लक्षण मान के चले, स्वेद आना ये, और फिर ये ठीक नहीं करने वाला है, मूल रोग की चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। आयुर्मेडलाइन अभी अवेलेबल है या नहीं है मालूम नहीं है, नीरोग स्ट्रीट में लेकिन काफी मेरे ख्याल में सभी कंपनियों का जिक्र है, मिम्स जैसा। यस, गूगल सर्च केले तरी डिफरंट कंपनीचे मेडिसिन दिसतात। येस, आयुर्मेडलाइन लाइक मिम्स और सिम्स अभी अवेलेबल है क्या लेकिन नीरोग स्ट्रीट पर सभी कंपनी नहीं नहीं है, और हर कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स नहीं है। ओके, तो इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नहीं, हिमालय में रेगुलरली एमआर रेगुलरली आते हैं। गूगल इज बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। ओके, मेरा एक बीच में विचार था कि डायबिटीज जैसी बीमारी के लेकर एक सिंपोजिया या एक फिर सेमिनार इस प्रकार से बनाए, जिसमें डायबिटीज के बारे में सभी आयुर्वेदिक औषध कंपनियों की दवाएं उपलब्ध है, कॉम्बिनेशन अलग अलग रहेंगे लेकिन उपलब्ध है इस प्रकार से। एक दो लेक्चर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के रखेंगे और बाकी आयुर्वेद के रखेंगे, और खास करके नेप्रोपैथी, रेटिनोपैथी, इसको प्रोहिबिट कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और मूल रूप से शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है ये भी बात बता सकते हैं। तो जो अभी बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसमें ज्यादा मात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी दिक्कत वाली बात है, एलोपैथी की दवाएं से अगर
शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, तो वो एलोपैथी के सुपर कंसल्टेंट के पास भेज देते हैं, आयुर्वेद के पास कोई नहीं आता। सुपर कंसल्टेंट के पास जब नहीं होता है तो फिर वो आयुर्वेद में आ जाते हैं। तो ये बीच वाला फासला क्यों चाहिए हमें? ये बीएमएस डॉक्टर से सीधा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास अगर आएंगे तो नुकसान कम होगा पेशेंट्स का, और समय जो बहुत जाता है वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से डायबिटीज को लेकर एक जन जागरण हो सकता है, और फिर जो बीएमएस एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है। ये एक अहम मुद्दा है क्योंकि डायबिटीज के बारे में सभी कंपनियों की दवाइयां है, लेकिन इसी प्रकार से आगे अन्य रोगों के लिए भी ये बात हो सकती है, चाहे हाइपरटेंशन के लिए हो सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन का मामला काफी थोड़ा मुश्किल है। एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से पीसीओडी के बारे में सोच सकते हैं, ओबेसिटी के बारे में सोच सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके जरिए इन लोगों को अगर शामिल किया जाए तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। कट मिळत असल्याने ॲलोपॅथी सुपर कन्सल्टंटकडे बीएमएस लोक पाठवतात। है, सही है। लेकिन ऐसा है ना कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, हमें इसको तोड़ना है। तो कम से कम अगर मरीज को अच्छा रिलीफ मिले तो ये भेजना शुरू होगा इस प्रकार से, और उनको लोगों लोगों को भी पता चलेगा कि आयुर्वेद में काफी पोटेंशियल है इस प्रकार से। जनरली ऐसा होता है कि ये जब हमारे पास मरीज बनकर आते हैं या उनके निजी रिश्तेदार आते हैं, बीएमएस जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रकार से, तो उनमें उनके मत में परिवर्तन होता है, और वो कम से कम हमारे पास मरीज भेजना आरंभ करते हैं बिना विदाउट कट इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने अनुभव ले लिया है। तो वो इतना तो समझ पाते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे करने वाले लोग हैं आयुर्वेद के, तो उनके पास भेजेंगे इस प्रकार से। तो ये जो इनका अंतर है वो फासला कम होना चाहिए, और ये हमारे मेन प्रवाह में आने चाहिए, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।